अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी भारत से जॉइन किया है लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी साहब ने। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। नमस्कार। वालेकुम सलाम। और सर आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है और जब भी आपके साथ शो करती हूँ मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि तैयारी करके बैठूं और चाहे टीवी का शो हो या यूट्यूब का कि मुझसे कोई गलती ना हो जाए, लेकिन अगर फिर भी सर नहीं मैं नहीं कहीं मिस्टेक करूं तो मैं पहले से जो है नहीं वो कहती हूँ कि आप थोड़ा सा जो आरजू है ना जी, मुझे it's टॉलरेट कीजिएगा। reciprocal. It's reciprocal. We admire your desire to, improve the environment. We sort of admire your desire to bring peace in the subcontinent. बस उतना ही कर ले हम लोग बहुत हैं. I think it is more than enough. थैंक यू सो मच सर। सर आज सबसे पहले तो हम बात करेंगे सर पाकिस्तान में जो कुछ चल रहा है आपकी नज़र में होगा ही, और जिस तरह से सिचुएशन बनी हुई है चाहे वो इकोनॉमी हो या पॉलिटिकल पार्टीज, स्पेशली इमरान खान साहब को लेकर के काफ़ी तरह से वो जो है आर्मी के ऊपर भी वो बात कर रहे हैं। बहुत से लोग कहते हैं वो ठीक भी कह रहे हैं कि आर्मी की इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप किस तरह से देख रहे हैं? आपको लग रहा है कि कोई तरह का चेंज आ रहा है पाकिस्तान में? आरजू जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे मैं हम लोग खुद पूरे मैं कहूं भारत में भी पूरे विश्व में भी जो कुछ भी पाकिस्तान में हो रहा है उसको देख के सबको चिंताएं बढ़ गई हैं, क्योंकि इस जिस तरीके से हो रहा है वो ठीक नहीं है। और सब कोई सोचता है कि लोकतंत्र में सब कुछ जो है रूल ऑफ लॉ होगा, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ही होगा। लेकिन जब लोगों को देखने को मिलता है कि हो सकता है ऐसे कैसे हो गया कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, ऐसे अगर सर्कमस्टांसेस हो जाए, और जिस प्रकार से जमन पाक में हुआ, जिस प्रकार से इस्लामाबाद में हुआ, लेकिन ठीक नहीं हुआ। क्योंकि अगर इस तरह होता रहा, वैसे ही आर्थिक स्थिति बहुत नाजुक है। और ऐसी नाजुक आर्थिक स्थिति में जब आईएमएफ से पाकिस्तान ने लोन लेना है, अगर वो उसके ऊपर बंदिशें लगा रहे हैं कि आप इनसे भी, यूएई से भी, कतार से भी, सऊदी अरेबिया से भी काउंटर सिग्नेचर्स करा करके लाओ, यानी कि एक ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ ट्रस्ट डेफिसिट। और ये ट्रस्ट डेफिसिट मुझे लगता है कि इमरान खान जो मे बी इज पास्ट baggage is now affecting him badly, because कुछ भी कहे लोग उन्हें, वो खुद भी अपने आप को तालिबान खान कहते थे, कुछ भी लोग भी उन्हें तालिबान खान कहते हैं। और एक इंटरनेशनल क्रिकेटर जिनकी अच्छी छवि थी, उम्मीद की जाती थी कि एक नया पाकिस्तान शायद उभर करके आए, पर वो ना हो सका। और क्योंकि इस तरह की एक बैगेज, एक लोगों की आशाएं, और 22 करोड़ आवाम जो पाकिस्तान में है, उनको लग रहा था कि शायद एक नया दौर देखने को मिलेगा, पाकिस्तान में अच्छा कुछ देखने को मिलेगा, पाकिस्तान में किसी चीज की कमी नहीं है, टैलेंट की कमी नहीं है, पैसे की कमी नहीं है, मेहनत की कमी नहीं है, लोगों में आगे आने की कोई कमी नहीं है, हम सब एक जैसे लोग हैं। पर जो कुछ हो रहा है उसको देख के क्या अब लोगों को शक होने लगा कि खून की नदियां तो नहीं बहेंगी, कहीं पाकिस्तान में गृह युद्ध तो नहीं हो जाएगा, कहीं पाकिस्तान में ऐसी दरार तो नहीं पड़ जाएगी, और ऐसी दरार जो फिर सुलझना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि इमरान खान एक अपने आप को पठान भी कहते हैं, लोग उनके पठान के ऊपर थोड़ा क्वेश्चन मार्क भी लगाते हैं, पर वो हैं पंजाबी, जहाँ पे वहां पे बसे हुए हैं पंजाब में काफी सालों से। और जिस प्रकार से उनकी भी छवि एक है, और पंजाब में एक पंजाबी पठान का होना, उनके साथ भी एक फेमस क्रिकेटर, उसके बाद एक पॉलिटिशियन, तो डेफिनेटली उनकी भी फैन फॉलोइंग बहुत है। और उस फॉलोइंग में इस तरह के लोग, और कहने सुनने में आता है कि वो जो लोग उनको डिफेंड कर रहे हैं, वो उनका कहीं ना कहीं तहरीके तालिबान पाकिस्तान से भी लिंक है। इशाक खान करके कोई है जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान का एक आतंकवादी था, उसको लेफ्टिनेंट जनरल हमीद ने छोड़ा, और वो अब उनको डिफेंड करने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो चीजें सुनने को आती है, देखने को मिलती है, तो कहीं ना कहीं हर जगह एक आतंक आतंक और आतंक के साथ जुड़ा। मरियम भी बार बार बोल रही है आतंकी है ये इस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी को तो एक आतंकी संगठन घोषित कर देना चाहिए, इनको इलेक्शन नहीं लड़ने दे। तो अंदरूनी, और मैं कहूंगा आरजू जी, अब ये जो कुछ भी पाकिस्तान में हो रहा है, ये पाकिस्तान की अंदरूनी ही है। अब इसमें किसी को आप नहीं कह सकते कि इसने दखल अंदाजी दी, उसने दखल अंदाजी दी, या कोई बाहर का सोर्स, कुछ नहीं, ये सब अंदरूनी है। सब कुछ पाकिस्तान के बीच में हो रहा है, एक दूसरे के बीच में अनबन है,
ट्रस्ट डेफिसिट है, और उस ट्रस्ट डेफिसिट और अनबन के कारण आज पाकिस्तान ऐसे मकाम पर पहुंचाया है, इसमें कहूंगा ऐसे चौराहे पर है कि करे तो क्या करे। अगर इस तरह के लोग हैं, अब अकेले तो नहीं है इमरान खान, उनके साथ भी लोग हैं, चाहे लाखों में हो, उधर बाकी कंप्लीट डेमोक्रेटिक फ्रंट जो इकट्ठा है उनके साथ भी करोड़ों लोग खड़े हैं। तो दो तरह के गुट अगर पाकिस्तान के अंदर, और वो भी लाहौर पंजाब के अंदर हो जाए, तो मुझे लगता है हर पाकिस्तानी को सोचना पड़ेगा कि हमने अब आगे क्या कदम उठाना है। क्या ये लोग जिनमें एथिक्स नहीं, मोरालिटी नहीं, वैल्यूज नहीं, सब अपना अपना, और मुझे लगता है कि कुछ भी कहे, आफ्टर ऑल द सेल्फ शुड बी लास्ट, द नेशन मस्ट कम फर्स्ट, एंड आफ्टर 47 द नेशन वाज फॉर्म्ड विद होप कि पाकिस्तानी और मुसलमान जो है वो अपना जो कुछ भी चाहते हैं वो बन पाए, बन सके, उनको ये ना लगे कि हमें किसी कारण से हम बन नहीं पाए या उभर नहीं पाए, किसी ने हमको रोका, कुछ भी नहीं। सो दे हैड अ फ्री फील्ड, फ्री थिंग, एंड नाउ अगर आज ये हालात आप पहुंचे तो शायद सबको ही पाकिस्तान के अंदर सोचना पड़ेगा कि ये क्यों इस तरह के हालात आए, तो आने नहीं चाहिए थे। और चाहे वो तोशिखाना का केस हो, चाहे वो फीमेल जज को थ्रेटन करने का केस हो, या फिर आर्मी को गद्दार कहे। अब खुद ही उस वक्त बोलते थे सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, किसने सिलेक्ट किया? बाजवा जी ने सिलेक्ट किया। अगर बाजवा जी ने इनको सिलेक्ट किया तो आप आज बाजवा जी को ही गाली दे रहे हैं। तो ये जो माहौल है, नहीं मैं अमेरिकन एजेंट नहीं हूं क्योंकि अमेरिका ने कहा है, ये तो लंदन, मुझे लगता है ये जो माहौल है, ऐसे माहौल में देयर इज अ ट्रस्ट डेफिसिट है। ऐसे ट्रस्ट डेफिसिट में कोई भी सरकार आए, टुमारो आई होप देयर इज एन ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस, देयर इज एन ऑल पार्टी मीटिंग दैट टेक्स प्लेस अंडर हुएवर वांट्स टू प्रिसाइड ओवर, जिसमें सबके सब मिल करके एक राय बनाए कि हमने पाकिस्तान बचाना है, हमने पाकिस्तान को उभर करके लाना है, हमने पाकिस्तान का जो टैलेंट है उसको उठाना है, ना कि अंदरूनी लड़ाई करके एक दूसरे के बीच में करके। और कौन फायदा उठा रहा है? शायद चीन इसका फायदा उठाएगा, क्योंकि मैं और आप देखिए किस तरीके से हम बातचीत कर सकते हैं। आप समझ रही हैं मैं क्या बोल रहा हूं, मैं समझ रहा हूं आप क्या बोल रही हैं, हम चाहे कितने भी हो जाए एक है। अगर ये सोचे और ये करके हम लोग आगे बढ़े तो कोई बात नहीं। परिवार के अंदर भी एक दूसरे के बीच में भिन्न भिन्न विचारों के लोग होते हैं, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन कम से कम एक पड़ोसी होने के नाते, एक जियोग्राफिकली वी कैन नॉट चेंज आवर नेबर एंड वी आर वन ओनली, व्हाई नॉट देन इंश्योर कि कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि हम सब मिल करके एक दूसरे पर, इसमें एक ही है, आतंक जो है आज पाकिस्तान को छोड़ नहीं रहा है, और वो आतंक को पकड़ के बैठे हैं। अभी आप देखिए, अगर मरियम ही इमरान खान को आतंकवादी बोल रही हैं और वो प्रधानमंत्री रहे हैं, और वो एक दूसरे को कह रहे हैं कि ये चोर हैं, ये सारे के सारे इन्होंने पाकिस्तान को लूट लिया है, और खुद तोशाखाना केस में घड़ियां मिली हैं, उन घड़ियों को करोड़ों में बेचा गया है। तो इस तरह के एक दूसरे के ऊपर इल्जाम, एक दूसरे को आतंकी कहना, एक दूसरे के ऊपर शक करना, फिर पाकिस्तानियों को क्या लगेगा जिसकी पॉपुलेशन 60% है यूथ, दे विल सी फॉर देमसेल्व्स कि ऐसे ही लोग हैं, क्या ऐसे ही लोग आगे बनेंगे, जिसकी लाठी उसकी भैंस, या कुछ हम अच्छा देखने को मिलेगा, या करप्शन, एक दूसरे का खून करना, एक दूसरे के ऊपर पत्थर फेंकने, एक दूसरे के ऊपर के आगे नहीं बढ़ने देना, एक दूसरे को पीछे खींचना, क्या ये एक सरकार चलाने का तरीका है? हम किसके ऊपर विश्वास करें? तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है पाकिस्तानियों को खुद ही अब सोचना है कि वो क्या करना चाहते हैं इसके आगे। बिल्कुल ठीक, लेकिन सर साथ साथ सर इमरान खान हो चाहे पीएमएलएन की मेंबर जो हैं यानी कि मरियम नवाज शरीफ, दोनों एक एक फौजी जनरल के नाम ले रहे हैं। इमरान खान कहते हैं कि आर्मी चीफ जो रह चुके हैं कमर जावेद बाजवा साहब, उनका कोर्ट मार्शल हो जाना चाहिए। मरियम नवाज जो है वो फैज हमीद की बात करती हैं। पहली बार हमने देखा पाकिस्तान में कि फौज के खिलाफ जो है वो बात की जा रही है, और फौजी जनरल्स जो करप्शन वगैरह में है उनकी बात हो रही है, सारे फौजियों को नहीं। लेकिन फिर भी सर कोई चेंज लग रहा है आपको? क्योंकि ये मुसलसल ये लोग जो है कह रहे हैं, फौज को कह रहे हैं कि वो बिल्कुल इन्वॉल्वमेंट ना दिखाए अपनी पॉलिटिक्स के अंदर। इस वक्त फौज कह भी यही रही है कि हम कुछ नहीं कर रहे, लेकिन दोनों पार्टीज जो इस वक्त सामने नजर आ रही हैं वो बार बार ऐसा लगता है बुला भी रही हैं फौज को साथ ही कि हमारी मदद करो। आपको लग रहा है फौज साइड पे रहेगी? और जिस किस्म की अब नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं फौज के लिए, वैसे ये भी एक चीज आ चाहिए कि उन्होंने कहा है कि इसके ऊपर क्रैकडाउन किया जाएगा सोशल मीडिया पे। एफआईए को कह दिया गया है कि जो लोग फौज के खिलाफ ट्वीट्स कर रहे हैं उनको रोकें। कोई चेंज नजर आ रहा है सर आपको पाकिस्तान में फौज को लेकर?
जी आरजू जी, आप देखिए अगर 47 से लेकर के आज तक तकरीबन फौज के हाथ में ही कंट्रोल रहा है, या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली थ्रू रिमोट। अगर ऐसे हालात में अगर आप देखें, चाहे इमरान खान गाली दे या मरियम गाली दे, अब कोर कमांडर्स कौन बनाता था? नवाज शरीफ। कौन बीएमडब्ल्यू की नई गाड़ियां देता था कोर कमांडर को? नवाज शरीफ। तो अगर वो एक नए कोर कमांडर को बनते हुए, जो उन्होंने अपने आप लिखा है उनकी किताब में, ये मेरे को गाड़ी दी गई और मैंने मना कर दिया, और वो यही जो शहबाज शरीफ भाई हैं उनके, यही देने के लिए गए उनको नई बीएमडब्ल्यू को, वो टोयोटा में आए थे। अरे बोले पुरानी गाड़ी लेकर क्या है, तू कोर कमांडर बना है, भाई इसको नई गाड़ी दो। तो अगर ऐसी हालात हो, और आज वही कह रहे हैं कि ये जनरल साहब चोर है, वो दूसरा कह रहे हैं जी वो जनरल साहब चोर है, एक ने किसी को प्रधानमंत्री बनाया। अब नवाज शरीफ आप खुद देखिए, उन्होंने किसका घर बनाया था? सबको मालूम है, जब उन्होंने जनरल गिलानी जो है उनका जब घर बनाया लाहौर के अंदर, उसके बाद वो नवाज शरीफ आगे आए। नवाज शरीफ भी आगे आए कि आर्मी की मदद से ही आए। तो आर्मी का रोल तो पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा है, पहले से आप देख लो, चाहे वो सिकंदर मिर्जा हो जिनको लंदन डिपोज किया गया, अयूब खान ने लिया, जब बाद में जियाउल हक देखिए गए, परवेज मुशर्रफ देखिए। तो आर्मी हैज अ ह्यूज रोल टू प्ले, देयर इज नो डिनाइंग द फैक्ट। लेकिन आज जब आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, नंबर वन, और आर्मी की छवि भी बहुत खराब है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि जो भी है, चाहे वो जनरल बाजवा हो, चाहे जनरल मुनीर, अभी उनकी छवि अच्छी है, उन्होंने एक अपने आप को एक अच्छा साबित करने की कोशिश करे, मैं चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हूँ, उनके नॉर्मल कंडक्ट एंड बॉडी लैंग्वेज से लगता है कि ही लुक्स अ डिसेंट पर्सन। So hopefully he appears and he will then walk the talk and ensure कि पाकिस्तान अब वो करे तो कैसे करे, because if he brings in a martial law, वो दिक्कत है, लोगों को वो वहां पसंद नहीं है। अगर वो आए, वो भी क्या सुधार ला सकते हैं? पाकिस्तान को ऐसी नौबत और आर्थिक हालत इतनी खराब कि उनको सब जगह जाकर के मांगना ही पड़ेगा जो कुछ भी करना है। तो मुझे नहीं लगता है कि पाकिस्तान की आर्मी विल ट्राई एंड इंटरवीन और इंटरफियर। जरूर रिमोट कंट्रोल में जरूर करती होगी, जैसे आई एम श्योर द चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को मिलने के लिए गए, इतने सारे इंडस्ट्रियलिस्ट मिलने के लिए गए, पॉलिटिशियंस मिलने के लिए गए। सब कोई सोचता है कि आज की तारीख में पाकिस्तान की फौज की जो छवि है पाकिस्तान के अंदर, कम से कम इट इज वन अमंग्स्ट द हाईएस्ट, कि देखा जाए तो दे कैन ट्रस्ट पाकिस्तान आर्मी फॉर डिलीवरिंग गुड बैड इंडिफरेंट वॉट एवर इट इज। चाहे वो परवेज मुशर्रफ बनने के बाद उन्होंने क्या किया वो भी सब जानते हैं, जियाउल हक ने क्या किया वो भी सब जानते हैं। जियाउल हक हैज ओनली रेडिकलाइज्ड द आर्मी, रेडिकलाइज्ड द पीपल इन द कंट्री। परवेज मुशर्रफ ने भी वही क्या, हीरो है जी, ये हमारे हीरो हैं, हीरो कर करके खुद भी इस तरह का देहांत हो गया उनका, जब वो आए तब भी गए, तब भी कुछ। तो इस तरह की जो बातें होती हैं, इस तरह की जब माहौल बनता है, मुझे लगता है ठीक नहीं है। पाकिस्तान की फौज को ये वक्त नहीं है इंटरफेयर करने का, लेकिन किसी न किसी तरीके से उन्होंने कंट्रोल में, द जुडिशरी इज प्लेइंग अ गुड रोल, judiciary should continue to play an active role and they must, and एक हद होनी चाहिए, किसी प्रकार से you cannot start कि इस तरीके से घेराबंदी करो, एक दूसरे के ऊपर पेट्रोल बम्स फेंको, एक दूसरे को फायरिंग करो, जिससे वो इमरान खान घर में नहीं है, उनके घर में जाकर के आप इस तरह से डाका डालो। There are certain extremes of both sides which should be avoided, and I think people in Pakistan, the establishment in Pakistan must realize it and understand that after all it's a nation, and if the nation has to survive and not exploited more by the the best friend, then they have to be careful and they have to be cautious, because पाकिस्तान हमेशा अमेरिका के साथ रहा है, और अमेरिका ने ही न्यूक्लियर एस्टैब्लिशमेंट का अभी भी सर्टिफिकेट दिया है कि the nuclear things are safe and sound. So there is much that Pakistan gains from America. There is a lot that Pakistan does not gain from China as much as China gains from Pakistan. पाकिस्तान चीन इस्तेमाल करना चाहता है भारत के बरखिलाफ, ये भारत के बरखिलाफ एक ऐसा पैंडा है उनके पास जिसको थोड़ा बहुत देते रहो वो कुछ ना कुछ करता रहेगा। और आबादी बहुत बढ़ गई है, आबादी is another thing, 22 crores for a country like Pakistan. I think they're almost 3 times more what Pakistan can actually support.
तो इतनी ज्यादा आबादी, इतनी ज्यादा इलिटरेसी, उसके बाद इंटेलिजेंस लेवल ऑफ पीपल इज वेरी वेरी हाई. So the ones who are intelligent can progress. The ones who are not intelligent are finding it difficult. So there's so much happening in Pakistan. And then that unfortunately Islam means pure. Islam means being straight and honest, where ethics, morality, politics, religion True. are all intertwined, combined, they're inseparable. और लोगों को अब शायद शक होने लगा है कि हम हैं तो मुसलमान, हम हैं तो इस्लामिक, पर ये लोग कैसे हैं, ये कौन सा लोग हैं जो हमारे पे रूल कर रहे हैं. बात तो करते हैं इस्लाम की, पर करते तो बिल्कुल उल्टा ही है. They are neither honest, they are not sincere, they are not committed, they are absolutely society does not seem to be in their wisdom of thinking self or self. 100 families or maybe now 200 families maybe there who are governing Pakistan. So you cannot बहुत मुश्किल है आरजू. मुझे लगता है आप लोगों ने जो है the intelligentsia, the academia, the judiciary, the think tanks, I think all of them have to get together and finally be able to say that enough is enough, and someone has to take a lead which have to say कि बहुत हो गया, अब हम लोगों को अपने तरीके से जीना है और अच्छा जीना है. एजुकेशन रिवैम्पिंग, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. एजुकेशन इटसेल्फ, बचपन से किसी के बरखिलाफ मतलब ये खराब है, अच्छा नहीं है, मतलब चाहे वो हिंदू हो या इंडियन हो या जो भी हो, when we go abroad, we go to Middle East, whether you go or I go, we are still both called Hind only. We are neither called Pakistanis nor are we called Indian. ये तो हिंद है. So you see the kind of, matlab, if for centuries we've been attached with a certain thing, that tag won't go. And that tag should not go also. We should be proud of our heritage. We should be proud of what we have, rather than instigating or telling somebody, ye kharab hai, kharab. I think revamping of the education, revamping of the thinking, people should now, imagine 282 rupees to a dollar. And अब 50 रुपए I'm told for up to 800cc vehicles कम किया है. I don't know how the IMF will take this. They'll say no, don't give it these kind of concessions on electricity, this, that. सर ये भी कंफ्यूजिंग है जी. बिल्कुल सर वो 50 रुपीज कंफ्यूजिंग है सर. 50 रुपीज अभी किसी की समझ में नहीं आ रहा कि इन्होंने किस तरह से किया है. वो कह रहे हैं कि 800cc जो मारुति गाड़ी हिंदुस्तान में बनती है वैसे ही पाकिस्तान में भी है. So maybe up to that vehicle you can still get 50 rupees concession. Motorcycles can get concessions up to 50 rupees. So like that little bit कोशिश कर रहे हैं, पर वो कोशिश जो है इट मस्ट रीच द राइट प्लेस. अभी वो रशिया से गेहूं आया और वो गेहूं कहीं और ही चला गया. मतलब जिसके लिए आया वो गेहूं वो तो मिला ही नहीं उनको, वो तो अच्छे घरों में पहुंच गया. सो दिस काइंड ऑफ अ थिंग, आफ्टर ऑल सेड एंड डन, हम लोग अपने आप को एक समझे और एक करें और अपने देश के लिए. क्या आप अपने देश के लिए करेंगे, इट विल बी गुड फॉर द अदर कंट्री ऑल्सो. इट्स ऑटोमेटिक, बिकॉज वी हैव नो टाइम फॉर अदर कंट्रीज दिस थिंग. अपने देश चलाने में, अपने देश को उभारने में, उठाने में, खड़ा करने में और गरीबी से लड़ने में पूरी जिंदगी बीत जाती है. तो ये कहाँ हम एक दूसरे के पीछे लड़ने में और एक दूसरे को करने में. मुझे लगता है पाकिस्तानीज हैव टू थिंक एंड हैव टू थिंक राइट, हैव टू थिंक पॉजिटिव, हैव टू इंश्योर किसी भी तरीके से whoever it is, even Imran Khan must rethink, because he is carrying a baggage, and that baggage of Taliban Khan, I think, is something which will not let him live so peacefully. And similarly, the others also cannot do it, live peacefully if they are corrupt. So एक तरीके से आतंकवाद, दूसरी तरह से करप्शन, और तीसरी तरीके से मतलब सब एक ही माला के मोती, सारे के सारे. और एक जो बोलते ना कि दे आर ऑल सॉर्ट ऑफ लिविंग टुगेदर, और इस हमाम में सारे नंगे हैं और सारे के सारे लोग जो है एक दूसरे को पत्थर मार रहे हैं. कोई फायदा नहीं होगा, देश का नुकसान होगा, लोगों का नुकसान होगा. एजुकेशन पे जिसके पास पैसा है, they will go to London, they'll go to America, they'll go and study everywhere. But I was shocked, I must tell you, Arzu, I was actually shocked when I heard that youngster Bhutto saying something like that. Because a man who has studied abroad, the person who is the foreign minister, he must have that class of talking. He must know how to speak in the UN General Assembly. He must know what he's saying and what he wants to say. Then if you talk like a man in the street and you have studied in Oxford, then it's utterly useless. Then it makes no meaning. Then वही बात हो गई. That
class is not showing, and that class has to be shown. सर पाकिस्तान में से बहुत से लोग आपको मिलेंगे सर जो लंदन से और अमेरिका से और कनाडा से कहां से पढ़ के आए, लेकिन जब आप उनसे बात करेंगे तो आपको बिल्कुल ये नहीं फील होगा कि ये किसी अच्छी जगह से पढ़कर आए, क्योंकि वो जो मेंटालिटी है वो नहीं चेंज होती। वो उनका जो जहन है वो पढ़ के कुछ नहीं सीखते, उसी तरह की बातें करते हैं। चाहे वो आप बलूचिस्तान के जो मिनिस्टर्स हैं या बलूचिस्तान के असेंबली में जो लोग हैं उनसे बात कर लें, चाहे पंजाब में कर लें या सिंध में कर लें। मैं तो बहुत टाइम पहले भी यही कहा करती थी कि मुझे हैरत होती है कि जब इन लोगों की आप एजुकेशनल डिग्रीज को देखें और इनकी डिग्री उठाएं और इनसे बात करें तो बिल्कुल ऑपोजिट बात सुनने को मिलती है। यही वजह है कि इमरान खान को भी हम लोग सब यही समझ रहे थे कि वो आएंगे तो कोई चेंज आएगा, कोई पढ़ा लिखा आ रहा है, ये वो बहुत मॉडर्न आदमी समझे जाते थे, मगर उन्होंने आके भी सिर्फ रिलीजन ही बेचा, रिलीजन के ही बेस पे अभी भी वो बात करते हैं। मगर सर अगर हम बात करें चाइना की और रशिया की, तो चाइनीज प्रेसिडेंट जो है वो रशिया विजिट करने के लिए गए हैं, और क्या क्या लग रहा है आपको कि ये यूक्रेन और रशिया की वॉर जो है उसके उसमें कोई रोल प्ले कर सकेंगे उसको रुकवाने में? ये देखिएगा, चीन जो है एक अलग सा देश है। ये उसकी जो सोच है थोड़ी अलग सी है। चीन अपने आप को विश्व का एक केंद्र बिंदु मानता है, द सेंटर ऑफ यूनिवर्स, दैट इज हाउ इट बिहेव। और उसके बिहेवियर में अभी तक रूस और चीन के जो दो देश हैं इनके संबंध बहुत खराब थे, लेकिन नाउ दिस इज फ्रेंडशिप बिकॉज ऑफ नेसेसिटी। और आज नेसेसिटी रूस को भी चीन की है और चीन को भी रूस की है। आफ्टर ऑल न्यूक्लियर दिस थिंग इज ऑल विद रशिया। और इकोनॉमी जो है वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है वो चीन है। तो दोनों एक दूसरे को अपने आप को बेस्ट फ्रेंड कहते हैं, अपने आप को ये कहते हैं, लेकिन जो चीन का जो स्टेटमेंट आता है वो हमेशा अपने आप को ऊपर, अगर रूस कहना चाहेगा कि हम दोस्त हैं, ट्विन ब्रदर्स हैं, भाई हैं, तो वो कहेगा नहीं जी हम तो बेस्ट फ्रेंड हैं। यानी कि वो हर हमेशा जो रिश्ते हैं एक ऊपर होगा और एक नीचे होगा। मतलब दोस्त हैं पर लेकिन औकात दोस्त को मालूम होनी चाहिए, उसकी औकात क्या है और मेरी औकात क्या है। तो वो जो रिलेशनशिप है उसमें चाहे आप देखिए क्रुश्चेव के बाद भी जिस प्रकार से चीन के साथ रिश्ते में रहे तो बहुत, लेकिन आज की तारीख में जरूर जिस प्रकार से यूक्रेन में जो कुछ भी हो रहा है, शी जिनपिंग ने जिस प्रकार से पुतिन के साथ खड़े देखने को मिल रहे हैं, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? अगर कर सकते होते तो बहुत पहले कर लिया होता, क्योंकि चीन के ऊपर अब जबरदस्त एक दबाव भी है कि कहीं नॉन लीथल से लीथल सामान भेजना शुरू ना कर दे चीन रूस को। चाहे चीन, भारत, तुर्की इतना तेल उठा रहा है कि कम से कम रशियन इकोनॉमी जो है वो डगमगा नहीं गई है सैंक्शंस के बावजूद भी। तो रूस अपने आप को अपने पांव पे खड़ा देख रहा है, लेकिन पूरा पश्चिम और अमेरिका जो है मिल करके रूस के बरखिलाफ है। और अगर वो सब के सब रूस के बरखिलाफ है और सब के सब चीन के भी बरखिलाफ है और वो चीन को रूस के साथ देखते हैं, तो चीन मध्यस्थता करने के काबिल ही नहीं है। मध्यस्थता वो करता है जहां दोनों तरफ से उस मध्यस्थता करने वाले के ऊपर विश्वास हो। उन्हें तो चीन के ऊपर विश्वास है ही नहीं। और 4 साल के बाद चीन के राष्ट्रपति उनसे मिलेंगे, रशिया जा रहे हैं, वो सब अच्छी बात है। अगर कोई पूरे विश्व में अगर शांति आ सकती है बहुत अच्छी बात है, पर शांति आएगी कैसे? अगर आप देखिए चीन ने अगर मध्यस्थता करके ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में, दोनों के बीच में एक तरीके से दोस्ती बनाने की कोशिश की, वो दोस्ती किसके लिए है? उनके अपने मकसद के लिए कि तेल जो है किसी प्रकार से भी चीन ने ईरान के साथ $400 बिलियन और सऊदी अरेबिया के साथ इस तरह और रूस के साथ, यानी कि चीन यकीन कर रहा है कि जो तेल है वो किसी प्रकार से उनको उसमें कमी नहीं हो रही, क्योंकि जिसके पास तेल है वही उसी की मशीनें चलेंगी, उसका तेल चलेगा, उसका घर चलेगा, बिजली आएगी, सब कुछ होगा, तो वो तेल आता रहेगा। तो आप चाहे वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ले लीजिए जहां से तेल आएगा, ग्वादार में जो जिस प्रकार से उन्होंने पाकिस्तान के साथ मिल करके उन्होंने बनाया है, जिस प्रकार से वो पाइपलाइन ले करेंगे, जिस प्रकार से वो ले करके जाएंगे खुंजरा पास पार करके सिंकिया प्रॉविंस में और अपने, तो चीन जो है अपने
सर्वाइवल के लिए, कि कल कहीं खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए तो ऐसे ना हो कि चीन बैकफुट पे हो, क्योंकि रिजर्व्स कितने होंगे चीन के अंदर, 3 महीने के होंगे ज्यादा से ज्यादा तेल के रिजर्व। उसके बाद क्या होगा? सब सोच रहे थे कि यूक्रेन और रूस की लड़ाई शायद हफ्ते भर में खत्म हो जाए, 1 साल के ऊपर हो गया लड़ाई खत्म नहीं। तो इस तरह के माहौल हो सकते हैं। किसने सोचा था कोविड के असर 1 साल, 2 साल, 3 साल तक देखने को मिलेंगे? किसी को नहीं मालूम। तो क्या होएगा आगे किसी को मालूम नहीं। तो चीन अपना संभालने की कोशिश कर रहा है कि विश्व में कल ट्रेड जो है, चीन को पैसा कहां से मिलता है? ट्रेड यूरोपियन यूनियन के साथ, अमेरिका के साथ, और यूरोपियन यूनियन के साथ अगर चीन मध्यस्थता करने की कोशिश कर रहा है, नहीं होएगा तो चीन सोचता है कि मेरा ट्रेड के ऊपर भी असर ना पड़े और मेरा उल्लू भी सीधा हो जाए। तो दोनों काम चीन भर के, पर कोई होने का नहीं है, पर जरूर अगर कुछ हो सकता है तो वेरी गुड, होना चाहिए। अगर लड़ाई रुक सकती है तो क्यों नहीं? पूरे विश्व भर का ग्राइंड अगर आप देखें, चाहे वो गेहूं है, चाहे कॉर्न है, चाहे कॉर्नफ्लावर ऑयल है, चाहे आपका तेल है, चाहे आपका न्यूक्लियर यूरेन, सब कुछ जो है इसी ईस्टर्न प्रोविंसेस और सदर्न प्रोविंस में तो है। यूक्रेन के जितने अब रूस ने कब्जा करके बैठ गया रूस। तो ये सब का जो है, जिसको चीन सोचता है, और रूस जो है जानता है कि चीन आज क्या कर रहा है, क्योंकि पहले भी रूस और चीन दोनों सोशलिस्ट कंट्रीज, दोनों कम्युनिस्ट कंट्री, दोनों के रिश्ते अच्छे नहीं थे। अभी अभी रिश्ते अच्छे होने लगे, क्योंकि एक $13 ट्रिलियन इकोनॉमी है और दूसरी तो $2 ट्रिलियन इकोनॉमी है। तो दोनों एक दूसरे को कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर में एक दूसरे को समझते हैं। लेकिन चीन ये भी जानता है कि ज्यादा रूस के साथ अगर दोस्ती नहीं की तो ताइवान के मामले में चीन जो है थोड़ा सा बैकफुट के ऊपर है। तो ऐसे हालात में अमेरिका सोचता है कि वो रूस को किसी प्रकार से उसका अस्तित्व खत्म करेगा और उसके बाद चीन के पीछे लगेगा। तो चीन भी अपने अस्तित्व के लिए टिका हुआ है कि भाई हमारे अस्तित्व को आंच ना आए करके। शी जिनपिंग अब लाइफ लॉन्ग प्रेसिडेंट है, तो उन्होंने भी कहा है कि 2049 तक मैं चीनियों को ऐसा बना दूंगा कि चीन को किसी को देखने की जरूरत नहीं है। वाकई अगर देखा जाए तो पिछले 30-40 साल में चीन ने जो किया है वो तो वाकई एक काबिले तारीफ है। कि सारे के सारे कोई गरीब नहीं उधर, सब कुछ चीन एक अलग तरीके से जो कम्युनिस्ट है जैसे भी है, पर उसने अपने आदमियों के लिए तो कुछ किया ना। अपने आदमियों के जो स्तर है वो कहीं से नीचे से ला करके ऊपर खड़ा किया। 10% ग्रोथ रेट लगातार 30 साल चीन ने ली। चाहे गाली दे हम चीन को, कुछ भी करें, तो चीन ने अपने लोगों के लिए क्या, चाहे विस्तारवाद किया, दूसरे को परेशानी में डाला, वह अपने लोगों के लिए उन्होंने किया। अब वो ठीक है या पूरे विश्व को सोचना वो ठीक है, अब देखते हैं। पर जैसे आप पूछ रही हैं, जहां तक यूक्रेन का सवाल है, मुझे नहीं लगता है अनलेस अनटिल ज़ेलेंस्की ने हाथ खड़े कर दिए हैं और ज़ेलेंस्की ने शी जिनपिंग अब बात करेंगे। अब रूस पहुंचे, उसके बाद मुझे लगता है कोई वर्चुअल टॉक है ज़ेलेंस्की के साथ भी शी जिनपिंग का, और अगर उसमें वो घुटने टेक देते हैं कि हाँ मैं मानता हूं, पर घुटने टेकेंगे मतलब कि जो 4 ये है, डोनबास रीजन हुआ, जापोरिजिया हुआ, आपका खेरसोन हुआ, वो तो गवा दिया, क्रीमिया गवा दिया, आपने ओडेसा गवा दिया, ब्लैक सी के ऊपर पूरा गवा दिया। तो ये सब गवाने के बाद अगर ज़ेलेंस्की अपना हार मानता है तो ठीक है, वो तो पहले ही ज़ेलेंस्की कर सकता था। तो उसको तो बाकी पश्चिमी देशों ने उकसाया है ना, उसको तो एक पैंदा बना करके उसको उकसाया है कि आप आदमी दो, हम सामान देंगे, आप लड़ते रहो। रूस के साथ लड़ने देखी जाएगी रूस कितने साल तक लड़ता है, देखते क्या होता है। तो ये सब ये है अभी यूरेशिया और यूरोप के बीच की लड़ाई है, और मुझे लगता है इसमें आज की तारीख में तो ऐसे लगता है कि रूस का पलड़ा भारी है, यूक्रेन का पलड़ा थोड़ा दबा हुआ है। चाहे कितने भी पश्चिमी देश और अमेरिका उसका सपोर्ट करे, पर आफ्टर ऑल बूट्स ऑन ग्राउंड जब आते हैं तो रूस के बूट्स ऑन ग्राउंड आर मच मोर एंड फार मोर इफेक्टिव। जिस तरह से बखमूत की लड़ाई है उससे पता चलता है, जिस प्रकार से पुतिन मारियोपोल में गए हैं, पुतिन क्रीमिया में विजिट किए हैं, ये साफ दर्शाता है कि रशिया का कंट्रोल इन प्रदेशों में है और ये वो देने को कभी भी नहीं देंगे। आज लड़ाई खत्म हो या ना हो, ये तो हार गया यूक्रेन। अगर उसके बाद अगर कुछ हो सकता है तो बातचीत है, और शी जिनपिंग अगर कुछ कर पाते हैं तो वेरी गुड, कौन नहीं चाहेगा पीस। लेकिन ट्रस्ट डेफिसिट चीन के ऊपर पूरा विश्व का बहुत ज्यादा है।
बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं सर, लेकिन हम सब यही चाहेंगे कि कहीं न कहीं जाके ये वॉर जो है रुके और एक पीस आए, क्योंकि इससे ना सिर्फ़ ये कि जो 2 कंट्रीज़ आपस में लड़ रही हैं, उनको छोड़ के पूरी दुनिया पे ही असर पड़ा है, और यूरोपियन कंट्रीज़ को तो बहुत ज़्यादा। और यहाँ पाकिस्तान में भी अगर कुछ कहा जाता है, तो यही बात की जाती है कि वॉर की वजह से जो है, यहाँ पर भी इकोनॉमी जो है, हर जगह की खराब हुई है। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज जॉइन किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।